हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 जून 2020 के दैनिक जागरण के हम राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी उन सबको इस वीडियो के तहत कवर किया जाएगा, चाहे वो नेशनल पेज हो, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिजनेस या फिर एडिटोरियल। एडिटोरियल में 3 पेज पर 3 आर्टिकल होते हैं। हम तीनों का विस्तृत रूप से डिस्कशन करते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स नोट्स के तौर पर दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह भगवान 2 रास्ते देते हैं, उठिए और अपने मनचाहे सपने पूरे कीजिए, या फिर सोते रहिए और अपने मनचाहे सपने देखते रहिए। अगर हम स्टूडेंट के तौर पर यानी स्टूडेंट के लिए इन लाइनों को लिंक करें तो साफ साफ पता चलता है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। या तो आप उस नौकरी की तैयारी के लिए जी जान से लग जाइए जो आपने सपना देख रखा है कि मुझे इस पद पर और ये नौकरी पानी है, और उसके लिए खूब मेहनत के तौर पर पढ़ाई करिए। 2 घंटे, 4 घंटे, 6, 8, 10 जितना आप पढ़ सकते हैं। या फिर सो जाइए और फिर सपनों में ही उस पद को देखिए और उस नौकरी को देखिए। यानी कि या तो आप मेहनत करके उस नौकरी को पाइए या फिर सिर्फ उस नौकरी और पद के बारे में सोचते रहिए। चलिए अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में 3 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है हमारे लिए। पहली है कि अपनी मर्जी से फसल बेचने के लिए आज़ाद होंगे किसान। इसके लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे में बदलाव किया है। दूसरी न्यूज़ है कि 11वीं और 12वीं के छात्र भी अब घर बैठकर कर सकेंगे पढ़ाई और उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए यह फैसला किया गया है। तीसरी हेडलाइन है सक्रिय मामलों से ज़्यादा हुई स्वस्थ मरीजों की संख्या। हालांकि स्वस्थ मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है वो लगभग अब 2,07,000 तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। अपनी मर्जी से फसल बेचने के लिए आज़ाद होंगे किसान। कृषि सुधारों की दिशा में सरकार ने बुधवार को एक अहम कदम बढ़ाते हुए प्रमुख कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। मंडी कानून के मकड़ जाल से राहत देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स फार्मिंग का कानून बनाने का फैसला किया गया है। इन सब संशोधनों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सरकार ने अध्यादेश के मसौदे को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। इससे जहां बाजार में बिचौलियों की भूमिका सीमित हो जाएगी, वहीं किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहूलियत होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से खाद्यान्न, तिलहन और दलहन फसलों के साथ प्याज और आलू जैसी प्रमुख फसलों को बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। उनके ऊपर राज्यों के उलझे हुए मंडी कानून लागू नहीं होंगे। उन्हें अंतर्राज्यीय व्यापार की अनुमति मिल जाएगी। इसे मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है 11वीं 12वीं के छात्र भी घर बैठ कर सकेंगे पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों के जल्द खुलने का संशय के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी वैकल्पिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत अब घर बैठे ही योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। इनमें छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इससे पहले मंत्रालय 1ली से 5वीं, 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए अलग अलग वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को एनसीईआरटी की ओर से तैयार 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर के माध्यम से शिक्षक अलग अलग तकनीकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को अभिभावकों की देख रेख में ही पढ़ा सकेंगे। फिलहाल यह कैलेंडर 4 हफ्तों का होगा। इसके साथ ही इसमें दिव्यांग और ऐसे बच्चों का भी ख्याल रखा गया है जिनके पास फिलहाल स्मार्ट मोबाइल फोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है
सक्रिय मामलों से ज्यादा हुई स्वस्थ मरीजों की संख्या। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर आई है। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा हो गई है। सक्रिय मामलों से आशय उन मरीजों से है जो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली जैसे कुछ चुनिंदा राज्यों के चलते नए मामलों की बढ़ती संख्या में कमी नहीं आ रही है। बुधवार को तो रिकॉर्ड करीब 9,000 नए मामले सामने आए हैं और 250 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 2,09,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 6,000 को पार कर गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह 8 बजे जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,909 मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 2,07,615 हो गई है। इस दौरान 217 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों की संख्या 5,815 हो गई है। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, प्रदर्शनों के साथ अमेरिका में मरीजों की संख्या बढ़ी। जिस तरीके से जो हिरासत में अश्वेत व्यक्ति की मौत हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की, उसके बाद जो हिंसा भड़की है उसके चलते वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ी है अमेरिका में। हांगकांग पर सुरक्षा कानून थोपा तो बदलेगा आव्रजन नियम, ये चेतावनी दी है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। और तीसरी हेडलाइंस है कि रवीश कुमार होंगे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देखते हैं। पहली न्यूज़ है, प्रदर्शन के साथ अमेरिका में मरीजों की संख्या बढ़ी है। पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति की मौत के विरोध में हो रहे प्रदर्शन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 15,846 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 18,82,478 हो गई है। 863 और लोगों की मौत भी हुई है। देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,08,104 हो गई है। स्वस्थ जो लोग हो रहे हैं उसका रेशियो काफ़ी कम है अमेरिका में। पिछले 24 घंटे में ब्राज़ील में संक्रमण के 28,936 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या 5,55,383 हो गई है। 1,262 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह देश में मृतकों की कुल तादाद 31,199 हो गई है। WHO ने HCQ के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। कोरोना की दवाओं के परीक्षण में शामिल मरीजों को जल्द ही फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी जाने लगेगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम ने कहा है कि विशेषज्ञों ने इस दवा के सुरक्षा संबंधी डाटा के अध्ययन के बाद फिर से परीक्षण का सिफारिश कर दी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हांगकांग पर सुरक्षा कानून थोपा तो बदलेगा आव्रजन नियम। अगर चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपने की कोशिश की तो ब्रिटेन अपने आव्रजन नियमों में बदलाव देगा। यह ऐलान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को किया है। आव्रजन नियमों में बदलाव के तहत हांगकांग के 35 लाख नागरिक जिनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, उन्हें 12 महीने के लिए ब्रिटेन में रहने की अनुमति दी जाएगी और अन्य आव्रजन अधिकार दिए जाएंगे। इसमें काम का अधिकार भी शामिल होगा। 12 महीने की अवधि पूरी होने के बाद इसे रिन्यू भी कराया जा सकेगा। फिलहाल ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट धारक ब्रिटेन में 6 महीने तक ही रुक सकते हैं। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट में लिखे एक ऑनलाइन लेख में जॉनसन ने कहा कि 1977 में जब हांगकांग चीन को सौंपा गया था तो उसे कुछ कानूनों के तहत छूट दी गई थी। ये हांगकांग के बुनियादी कानूनों में निहित है और ब्रिटेन और चीन द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा पत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रवीश कुमार होंगे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत। अनुभवी राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फिलहाल वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रवीश कुमार के जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। वह वाणी राव का स्थान लेंगे। रवीश कुमार जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज।
बिजनेस पेज में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। पहली है, अमेरिका को अपनी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स मंजूर नहीं। और दूसरी न्यूज़ है, आरबीआई ने ब्याज माफ करने से किया इनकार। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। गूगल और अमेजॉन जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों पर भारत में लगने वाला डिजिटल सर्विस टैक्स यानी डीएसटी अमेरिका को मंजूर नहीं है। अमेरिका ने कहा कि वह भारत समेत 10 देशों में लागू यह प्रस्तावित डीएसटी की जांच करेगा। अमेरिका की दलील है कि ये देश डीएसटी लगाने में अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर की तरफ से डिजिटल सर्विस टैक्स की जांच शुरू करने के लिए भारत समेत जिन देशों को नोटिस जारी किया गया है उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, इटली, इंडोनेशिया, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं। पिछले साल फ्रांस ने अमेरिकी टैक्स कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का फैसला किया था। तब अमेरिका ने इसके जवाब में फ्रांस के निर्यात पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की धमकी दी थी। उसके बाद फ्रांस ने डिजिटल सर्विस टैक्स को वर्ष 2021 तक के लिए टाल दिया था। भारत ने इस साल बजट में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन टैक्स की शुरुआत की है। गत 1 अप्रैल से ई ट्रांजैक्शन पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगना शुरू हुआ है। जो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमेरिका ने ई ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर कोई फैसला ले लिया हो या जल्द ही कोई फैसला लेने वाला हो। नेक्स्ट है, आरबीआई ने ब्याज माफ करने से किया इनकार। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह साफ कर दिया है कि सरकार की घोषणा के मुताबिक वह सावधि कर्ज की मासिक किस्तों में सिर्फ मूलधन की राशि की अदायगी में राहत देने की स्थिति में है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ग्राहकों को ब्याज अदायगी में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। वैसे वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ मूलधन की अदायगी ही की जाएगी या बढ़ाई जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किए जाने पर केंद्रीय बैंक को फिर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा कि उसकी राहत स्कीम में ब्याज दरों को माफ करने को शामिल क्यों नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने का समय। भारत में विचारों का सच्चा लोकतंत्र, जो भारत है वो विचारों का सच्चा लोकतंत्र रहा है। इसी ने ज्ञान को भारत का विशिष्ट सभ्यात्मक मूल्य बनाया है। और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर रहे कपिल कपूर ने। दूसरा आर्टिकल है हमारा, फिर सामने आई अमेरिका की कमजोरी। अश्वेत के उग्र प्रदर्शन ने अमेरिकी समाज की पुरानी कमियों को सतह पर लाकर रख दिया है। और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर सिंह द्वारा। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है, अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने का समय। विश्वव्यापी कोरोना संकट में भारतीय लोगों की सहज प्रतिरोधक क्षमता को लेकर भी चर्चा हो रही है। कुछ जानकार भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता का श्रेय भारत में शाकाहार और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को देते हैं। वस्तुतः योग आयुर्वेद ही नहीं, व्याकरण, नाट्यशास्त्र से लेकर खगोल शास्त्र तक संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा में सामंजस्य और एकत्व भावना है। जहां पश्चिम में ज्ञान की सत्ता का माध्यम समझा गया है, नॉलेज इज पावर कहा गया है, वहीं भारतीय परंपरा में ज्ञान मात्र सूचनाओं का भंडार नहीं है, ना यह मनुष्य की सुख सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी माध्यम है। पश्चिमी ज्ञान परंपरा में ज्ञान मुख्यतः उपयोगितावादी रहा है। उसके विचारों में प्रमुख है मनुष्य केंद्रित विश्व, मनुष्य के हितों का वर्चस्व, उसमें सुख सुविधा पूर्ण जीवन हासिल करने का उद्देश्य रहा है। इसी अनुरूप मानवीय गतिविधियां भी होती रही हैं। उसी हिसाब से साइंस और सोशल साइंस के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। इस प्रकार पश्चिमी ज्ञान प्रकृति और समाज पर नियंत्रण और हितों के संघर्ष में लगा रहा है।
पश्चिमी ज्ञान परंपरा में एक समय में एक ही सत्य का वर्चस्व मिलता है। यह सत्य अनुभव से अधिक किसी न किसी सत्ता से अधिकार से थोपे हुए होते हैं। भारत में ज्ञान चर्चा की पद्धति सभी प्रणालियों में एक जैसी मिलती है। यह किसी विशिष्ट वर्ग की गतिविधि नहीं है जिसे लोगों की परवाह नहीं होती है। हाल के युगों में एक भ्रामक मान्यता प्रचलित की गई है कि भारत में ज्ञान पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार था। वस्तुतः ऐसा कभी नहीं था और ना आज है। भारत में शास्त्रीय ज्ञान परंपरा के साथ लौकिक ज्ञान परंपरा भी थी। यह शास्त्रीय ज्ञान की ही सरल व्याख्या थी, व्याख्या की समानांतर परंपरा रही थी, जो कथा प्रवचन, नाट्य, लोकगीत आदि माध्यमों से घर घर पहुंचती रही है। मानव विद्वान आदि शंकराचार्य गहन बौद्धिक ग्रंथों के रचयिता होने के साथ साथ प्रवचनकर्ता और लोकप्रिय संत भी थे। उन्होंने संपूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक पैदल यात्रा की तथा सर्वत्र घूमकर लोगों को अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई भी लौकिक या अलौकिक विषय अछूता नहीं है। यह वेदों से ही स्पष्ट देखा जा सकता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां, भोजन से लेकर आभूषण, रसायन से लेकर अस्त्र शस्त्र और पारंपरिक संबंध एवं राजकीय दायित्व तक सब कुछ ज्ञान चिंतन के घेरे में रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फिर सामने आई अमेरिका की कमजोरी। चंद दिन पहले अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में दर्दनाक मौत से कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में एक नया संकट पैदा हो गया है। अमेरिका कोरोना संकट के साथ साथ अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन, उनके आक्रोश और अराजकता से दो चार है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से तमाम अमेरिकी गुस्से में हैं। वह व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका का अश्वेत समाज किसी न किसी समस्या को लेकर पहले भी सड़क पर उतरता रहा है, लेकिन इस बार वह अपना आक्रोश बहुत उग्र रूप से व्यक्त कर रहा है। यह पहली बार है जब विरोध प्रदर्शन के साथ बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट हो रही है। अमेरिका के अश्वेतों के समर्थन में मूल्यों के देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी यूरोप के देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरह से जॉर्ज की मौत, जिसे हत्या की संज्ञा दी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मसला बनती जा रही है। अमेरिका में अश्वेतों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। वहां अश्वेत लोगों को लंबे समय तक इसके लिए आंदोलन करना पड़ा है कि उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। 1865 में हुए गृह युद्ध के बाद अश्वेत समुदाय को संवैधानिक तौर पर बराबरी का दर्जा मिल गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी अमेरिका में अश्वेतों को प्रमुख क्षेत्रों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अश्वेत समुदाय को आबादी, जो उसकी आबादी है, करीब 18% है। अमेरिकी जेलों में लगभग आधी आबादी उनकी ही है। शिक्षा, व्यवसाय, सिनेमा, कला के अन्य क्षेत्रों, मीडिया, सेना आदि में भी उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। यह स्थिति अमेरिकी कानूनों में अश्वेतों को लेकर कोई दुराग्रह न होने के बावजूद है। अमेरिका दुनिया को प्रजातंत्र एवं मानवाधिकारों की सीख देता है, लेकिन यह साफ है कि खुद उसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन अश्वेतों के उग्र प्रदर्शन ने अमेरिकी समाज की पुरानी कमियों को सतह पर लाकर रख दिया है। पिछले कई वर्षों से अमेरिका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस ने अमेरिकी अर्थतंत्र की जड़ों को कमजोर कर दिया है। अब बड़े पैमाने पर जो आगजनी और लूट हो रही है, वह भी अमेरिकी अर्थतंत्र को कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। अभी यह कहना कठिन है कि अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन का असर किसी राजनीतिक दल के पक्ष में आएगा। तीसरा आर्टिकल है संक्रमण की रफ्तार। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो जाने के साथ ही जिस तरह संक्रमण की रफ्तार तेज होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ है कि खतरनाक वायरस से उपजी महामारी से फिलहाल छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद यह राहत की बात है कि देश में 1 लाख से अधिक लोग इस महामारी को परास्त कर ठीक हो चुके हैं और संक्रमण के शिकार लोगों के ठीक होने की दर भी 50% के करीब पहुंच गई है। यह भी राहतकारी है, मिलने वाली बात है कि मरने वालों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले कहीं कम है। जहां अमेरिका में 1 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं,
वहीं अपने देश में अभी यह संख्या 6,000 से कम है। निसंदेह करीब 3 माह में किसी एक बीमारी से मरने वालों की मौत भी चिंताजनक है, लेकिन अन्य देशों में होने वाली जनहानि को देखते हुए यह रेखांकित होता है कि भारत में कोरोना के भयावह कहर से एक बड़ी हद तक बचा हुआ है। चूंकि स्वस्थ जो लोगों की संख्या है, वो मतलब रिकवरी रेट है, वो भारत में अच्छा है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण से बचने के लिए जो आवश्यकता या आवश्यक है, वह उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्कता का परिचय देना होगा। ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज, और स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है कि 3 खिलाड़ियों का इंग्लैंड जाने से इनकार। वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ियों डैरेन ब्रावो, सिमरोन हेटमायर और कीमो पॉल ने बुधवार को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। अगर ब्रिटेन सरकार इस सीरीज को इजाजत दे देती है तो कोरोना के बाद यह पहली सीरीज होगी। क्रिकेट वेस्टइंडीज की ओर से कहा गया कि ब्रावो, हेटमायर और पॉल ने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया है और हम उनके फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। हालांकि तीनों ने क्यों जाने से इनकार किया है, इसका कारण उन्होंने नहीं बताया है। वेस्टइंडीज की टीम इस दौरे पर जैव वातावरण में रहेगी। इसके तहत खिलाड़ी मैदान में अंदर बाहर नहीं जा सकेंगे। ऐसे में बोर्ड ने रिजर्व खिलाड़ियों की भी सूची तैयार की है जो खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करेंगे और किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उनकी जगह भी लेंगे। तो ये स्पोर्ट्स पेज की न्यूज थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। कृषि सुधारों की दिशा में सरकार ने बुधवार को एक अहम कदम बढ़ाते हुए प्रमुख कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर कर दिया है। हांगकांग पर सुरक्षा कानून थोपा तो बदलेगा आव्रजन नियम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की चीन को 2 टूक। 35 लाख नागरिकों के पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे। वह वाणी राव का स्थान लेंगे। और लास्ट पॉइंट है, अमेरिका को अपनी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स मंजूर नहीं है। भारत समेत 10 देशों में लगने वाले टैक्स की जांच करेगा अमेरिका। और भारत में यह टैक्स लगाया गया है 1 अप्रैल से। तो ये आज का यानी कि 4 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।